तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजघाट पर पहुंच रहे हैं तमाम डेलीगेट्स महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। सीधी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर हैं। G20 के तमाम डेलीगेट्स यहां पहुंचे हुए हैं और पीएम मोदी यहां पर भी सबका सम्मान कर रहे हैं। खादी शॉल उन्हें पहनाई जा रही है। भारत के रिवाजों के मुताबिक यहाँ की संस्कृति एक बार फिर से झलकती हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ भी खुद एक एक करके सभी मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। G20 के इतिहास में सबसे सफल आयोजन भारत में किया जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी की डिप्लोमेसी, उनके नेतृत्व की सराहना लगातार G20 नेताओं की ओर की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इंडियन अटायर में विदेशी मेहमान दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ की संस्कृति उन्हें खूब लुभा रही है, अपनी ओर आकर्षित कर रही है। भारत आने में जितना उत्साह शुरुआत से ही तमाम मेहमानों का देखा जा रहा था, यहाँ पहुँचने के बाद उनका जोश और बढ़ता हुआ नजर आया है। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद सब बेहद खुश हैं, उत्साहित हैं और G20 को लेकर, इस समिट को लेकर लगातार उनकी ओर से सराहना की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी सबसे एक एक करके मिल रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं और उन्हें यहाँ के कल्चर के बारे में भी बता रहे हैं। तो राजघाट पर आज पहुँच रहे हैं तमाम विदेशी मेहमान, जहाँ महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और उन्हीं के दिखाए रास्ते पर, क्योंकि भारत चल रहा है, उनका भी जिक्र किया जाएगा। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान खान जी हमारे साथ हैं, G20 वीजा एक्सपर्ट हैं, स्वागत है आपका। अरविंद तेजावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, आपका भी स्वागत है। रिटायर्ड कर्नल संजीव सरोज जी भी आ गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, आपका भी स्वागत है। महिमा लगातार हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है भारत मंडपम से। शुरुआत अरविंद जी आप ही से, जिस तरह की समिट का निचोड़ अगर देखा जाए, कल पहला सेशन था, 2 सत्र हुए, उसमें किस तरह से आप देखते हैं कि सफलता मिली है? क्योंकि 73 मुद्दों पर नेताओं की आम सहमति बनी है और 37 पन्नों का जो दस्तावेज जारी हुआ है उसमें रूस यूक्रेन का मुद्दा भी शामिल रहा। हालांकि इसकी भाषा बाली सम्मेलन से बिल्कुल इतर रही और इसीलिए भारत की कूटनीति की सराहना भी यहाँ पर की जा रही है। बिल्कुल ठीक है। दरअसल यह जो डिक्लेरेशन का जो ड्राफ्ट तैयार होकर जो साइन हुआ है, दरअसल उसकी जो खास बात यह है कि यह हमें जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वह ज़्यादा दे रहा है, क्योंकि इस तरीके की चीज़ों में रूस और यूक्रेन का कहीं जिक्र आता है या नहीं आता है, यह एक तरीके का मॉरल प्रेशर तो बिल्ड कर सकता है, पर इससे कंट्री को कोई सीधा सीधा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑब्लिगेटरी नहीं है। मतलब ये सजेशंस की तरह होती है कि परमाणु युद्ध नहीं होना चाहिए, वो अनैतिक है, आम जनता मरती है, किसी देश की संप्रभुता का वो सम्मान करना चाहिए। तो ये बात आदर्श के लिए ठीक है, पर इसका जो मेरी नज़र में जो इसका असली जो फ्रूटफुल रिजल्ट आ रहा है, जो फलदायी परिणाम है, वह आर्थिक ज़्यादा है। और भारत ने अरब के रास्ते से जो एक नया रेलवे ट्रैक का जो प्लान है, वो भारत को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है, खासकर बेरोजगार जनता को, यहाँ की गरीब जनता के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। और ऋषि सुनक साहब साथ बातचीत में जो सुनने में आ रहा है, वहाँ से अपडेट्स मिल रहे हैं, उससे ये पता चल रहा है कि सुनक साहब ने ये कहा है कि हम बात करेंगे जिसमें हम दरअसल जो लेबर का जो ट्रांसफ़र है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड टू डू द बिजनेस, एक जगह से दूसरी जगह पे जो हम व्यापार करेंगे, उस नियमों को थोड़ा सरलीकृत करेंगे। इस सरलीकरण का सीधा सा मतलब ये होता है कि इसका जो फ़ायदा होने वाला है वो इंडिया को होने वाला है। इंडिया को इसलिए होने वाला है कि अभी तक के जो कानून नियम वगैरह है वो हमारे फेवर में नहीं थे। जो खासकर जो मूवमेंट था, जो ह्यूमन मूवमेंट या इंसान जो मूवमेंट था, वह इतना आसान नहीं था। वहाँ के रेस्ट्रिक्टेड वीज़ा नियम्स और उन सब के कारण वहाँ वर्क परमिट के बिना काम करना भी आसान नहीं है। तो इन सब चीज़ों पे बात होगी, तो सहमति बनी है, अभी कोई ऐसा पक्का नहीं है। तो अगर ये सहमति बनती है तभी तो आगे बात होगी। तो यह ज़्यादा है। मुझे लगता है कि हमें केंद्रित करना होगा कि इससे भारत को क्या बेनिफिट होने वाला है। बाकी जो आदर्शवादी बातें हैं उसको हमें एक तरफ रख देना चाहिए
और रूस को रूस की चिंता करने दें, यूक्रेन को यूक्रेन की, और उनको अपनी पॉलिटिक्स में भारत को अपना उद्देश्य ध्यान रखना है। जी वंदना। संजीत जी भी हमारे साथ हैं। संजीत जी, आप सुन पा रहे हैं? संजीत जी हमारे साथ इस वक्त नहीं है। इमरान खान सर हैं। इमरान जी, मैं चाहूंगी कि एक बार इन तस्वीरों को भी जरा आप समझाएं, क्योंकि राजघाट पर तमाम डेलीगेट्स पहुंच रहे हैं और महात्मा गांधी के ही उसूलों पर, उनके दिखाए रास्ते पर ही भारत चलता है, शादी सद्भाव की बात करता है, और वसुधैव कुटुंबकम की जब बात की जाती है तो तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं। वन्ना जी, बिल्कुल सही बात है। ये हमारे भारत के लिए बहुत खुशी की बात है कि आज हम G20 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड के सामने। और जैसे मैं वीज़ा एक्सपर्ट हूँ तो मैं वीज़ा की बात करूँगा। इससे सबसे बड़ी चीज़ ये निकल करके आती है कि जैसे यूरोप है, शेंगन कंट्रीज़ हैं, उसके बाद आप लंदन आप ले लो, या अदर सो मेनी कंट्रीज आर देयर। हमारे लिए वीज़ा के लिए जो हमारी कूटनीति जो दूसरी कंट्री के साथ चल रही है, उससे हमें बहुत आसानी होने वाली, चाहे वो वर्क परमिट हो, चाहे वो रेसिडेंस वीज़ा हो, चाहे वो विजिटर वीज़ा, डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत सारी चीज़ें जिसमें हमें बहुत सारी आसानी होने वाली है, जो हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा है। जो हमारे प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी इसको आगे लेकर के जा रहे हैं, तो इससे अच्छी चीज़ हमारे लिए क्या हो सकती है। अरविंद जी, हम देख रहे हैं तमाम मेहमानों का यहाँ पर भी पीएम मोदी खुद स्वागत कर रहे हैं, उन्हें यहाँ के कल्चर के बारे में इलाबोरेट कर रहे हैं। ये तस्वीरें बार बार इस तरीके से सामने आना, पीएम मोदी अकेले यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस उन्हें नजर आ रहा है कि पूरे विश्व को, विश्व गुरु जब भारत बन रहा है, एक राह भारत दिखा रहा है, और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये पूरी तरह से सफल हो रहा है, और उनकी नेतृत्व क्षमता की तारीफ तो खैर पूरी दुनिया कर रही है। अरविंद, बिल्कुल, उनके नेतृत्व क्षमता की तारीफ पूरी दुनिया कर रही है, और बहुत सारे विश्व नेताओं ने भी ये बात की है, और घरेलू स्तर पर भी ये सुगबुगाहट हो रही है कि वाकई मोदी साहब जो काम कर रहे हैं वह बहुत ही सुंदर काम कर रहे हैं, और ऐतिहासिक काम है। और खुद पीएम उन्होंने भी बोला है, मोदी साहब ने भी बोला है कि यह जो सारी चीज़ें हैं, ये G20 समिट के बाद में जो भी रिजल्ट्स आने वाले हैं, जो परिणाम आने वाले हैं, वो बहुत ऐतिहासिक रहने वाले हैं। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और एक जो महत्वपूर्ण बात वंदना जी जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले तक हमारी जितनी समिट होती थी, कहीं ना कहीं वो कॉलोनियल माइंडसेट है उसकी नज़र आती थी। हमारे जो लीडरान हैं, उनके कपड़ों की जो पहनने का तरीका है, और जो जिन संकेतों का इस्तेमाल किया जाता था, उसमें कहीं ना कहीं कॉलोनियलिज्म की बू आती थी। पर पहली बार ऐसा हुआ है, दरअसल इसमें जो कल्चरल नेशनलिज्म देखने को मिल रहा है, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की झलक देखने को मिल रही है। और रात्रि भोज के अगर डिनर के वहाँ मेहमानों को देखें तो वहाँ जो उपस्थित लोग हैं वो ये बताते हैं कि दरअसल बहुत सारे ऐसे जो विदेशी मेहमान थे, उन्होंने भारतीय परिधान धारण करके वे आए हैं। तो ये एक तरीके का आकर्षण है। एक तो वो जमाना था जब हम उपनिवेश थे, तब हम उनकी वेशभूषा की नकल करते थे, उनकी तरह कोट टाई पहनना और बिल्कुल वैसा करना हमें था, हम हमारी भारतीय जलवायु के अनुरूप नहीं करते थे। और वहीं दूसरी तरफ जो इस समय जो फिज़ा है या जो माहौल है वो कुछ बदला बदला नज़र आ रहा है, और उसमें भारतीयता की पूरी छाप है। यहाँ न तो नरेंद्र मोदी साहब ने जोधपुरी कोट पहना, पूरी तरीके से वे भारतीय परिधान कुर्ते इत्यादि में नजर आते हैं। ये तरीके से एक तरीके से राष्ट्रीय गौरव का भी संदेश है, और इसे और आगे समृद्ध किया जाएगा, मुझे इसकी पूरी उम्मीद है। अरविंद जी, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि इसके बाद भारत मंडपम जब ये तमाम डेलीगेट्स पहुंचेंगे राजघाट पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद, वहां पर पौधे भी लगाए जाएंगे, पर्यावरण संरक्षण की बात लगातार की जा रही है, और जलवायु परिवर्तन पर भी चर्चा कल भी हुई, आज भी मुमकिन है, क्योंकि एक फीचर पर हम चर्चा कर रहे हैं। किस तरह का संदेश भारत की धरती से जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, जब हम कोई बात करते हैं तो इसमें दो तरीके होते हैं। एक तो डिप्लोमेटिक बात होती है, जिसमें कि बात कुछ और करते हैं और उद्देश्य कुछ और होता है, मतलब निगाह कहीं और होती है और निशाना कहीं और। पर एक दूसरी जो बात होती है वो एकेडमिक बात होती है, जो कि एक एकेडमिशियन करता है, और उसकी बात की इम्पोर्टेंस इस चीज़ से होती है कि वह कितना सच बोल रहा है। तो दोनों ही फर्क है। डिप्लोमेट जहाँ बातों को छुपा के करता है, वहीं एकेडमिशियन साफ साफ बोलता है, और इसमें उनका सम्मान होता है। मैं यहाँ जो एकेडमिक ग्राउंड है वो लेके मैं बात करूँगा कि यह सारी चीज़ें सिंबॉलिक होती है। यहाँ तक कि आप देखिए कि जो हमारा एजेंडा था और उसके बाद में जो घोषणा पत्र है, दोनों ही आदर्शवादी है, पर उसके पीछे जो होती है, जो राजनीति होती है या जो डिप्लोमेसी होती है, वही सही मायने में देश को कुछ फ़ायदा पहुंचाने वाली होती है। ये जो पेपर्स हैं जो ब्लैक एंड वाइट रूप में हमें थोड़े दिनों में नज़र आएंगे, वो केवल दिखावे के लिए होते हैं, एजेंडा भी दिखावे के लिए होता है, यह सच है। डिप्लोमेट कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसके पीछे जो हमने रेल कॉरिडोर बनाया है, या जो एकदम भारत के जो प्रधानमंत्री जो 15 राष्ट्राध्यक्षों से मिल रहे हैं,
और भारत के हितों का संरक्षण कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। आप देखिए, अरब जो चीन के पाले में जाने वाला था, उसको रोकने की पूरी कोशिश की है, जो यूरोप, अमेरिका और भारत का ये जो गठबंधन है, और अरब से होते हुए, अरब के रास्ते से हमारी जो रेलवे लाइन है वो वहाँ से जाएगी। मैडम उर्सुला जो यूरोपियन यूनियन की जो है लीडर हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये भारत का अब तक का सीधा रास्ता होगा, और अगर अब तक का ये सीधा रास्ता है तो आप जानती हैं कि ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है वो बिल्कुल कट डाउन हो जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कट डाउन होते ही हम पूरे उस कंपटीशन में आ जाएंगे जहां हम हमारे माल को चीन के कंपटीशन में हम बेच पाएंगे। एक बहुत ज़रूरी काम करना है हमें, वो है स्किल लेबरर्स को पैदा करना है जितना जल्दी हो सके। इसके लिए यूनिवर्सिटीज़ की हालत सुधारनी होगी, या जहाँ जो ट्रेनिंग सेंटर्स है, जहाँ खासकर जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको ठीक करना होगा, उसको प्रोजेक्ट से दूर करना होगा, सिलेक्शन फेयर करने होंगे, सब कुछ करना होगा, और पूरी तरीके से एक नया सिस्टम डेवलप करना होगा, जिसके लिए सरकार निश्चित तौर पे प्रयासरत होगी। पर ये बहुत देर हो चुकी है, पुरानी सरकारों ने कुछ ज़्यादा किया नहीं, पर अब इस नई सरकार की ये जिम्मेदारी है कि उन सब चीज़ों को ठीक करें, तो हमें एक नए भारत की तरफ हम तभी बढ़ पाएंगे। बिल्कुल, और भारत की लीडरशिप जो क्षमता है उस पर भी दुनिया भरोसा कर रही है, भरोसा जता रही है। G20 समिट में भी जो तमाम दिग्गज यहाँ पर पहुंचे हुए डेलीगेट्स, वो लगातार तारीफ कर रहे हैं। इमरान सर, जो तस्वीरें आ रही हैं, दो तरह की तस्वीरें हमने आज देखी हैं। एक तरफ तो राजघाट पर हम देख रहे हैं पीएम मोदी तमाम डेलीगेट्स का स्वागत कर रहे हैं, यहाँ पर श्रद्धांजलि बापू को अर्पित की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर वो भी सामने आई जब ऋषि सुनक अपनी पत्नी के साथ अक्षरधाम मंदिर पहुंचे। यानी भारत की जो संस्कृति, यहाँ का जो आध्यात्मिक कल्चर है, वो सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। भारतीय जो परंपरा है उसके मुताबिक लिबास में भी, उसी पहनावे में दिखाई भी दे रहे हैं तमाम डेलीगेट्स। यस वंदना, बिल्कुल सही आपने बोला कि ऋषि सुनक अपनी पत्नी के साथ जिस वेशभूषा में मोदी जी के सामने आए हैं, और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, खैर मकदम कर रहे हैं गर्म दोशी के साथ, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हमारे हिंदुस्तान के लिए, और हमें गर्वान्वित होना चाहिए इसमें, क्योंकि हमें वी आर फीलिंग प्राउडनेस। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें यह है पन्ना कि G20 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि हमारे और उस कंट्री जिस जगह से भी सारे लोग आ रहे हैं, चाहे फ्रांस हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो UAE हो, हमारी राजनीति, कूटनीतिक और हमारी कंट्रीज़ के बिजनेस के मामले की अगर आप बात कर लो, इसमें सबसे बड़ी चीज़ आती है वीज़ा। चाहे वो वर्क की बात कर लो आप, चाहे वो रेसिडेंस की बात कर लो, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा की आप बात करो, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारी आसानियाँ होने वाली हैं हमारी कंट्री के लिए। और डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में भी काफ़ी फ़र्क आएगा, क्योंकि ये शेंगन कंट्री, यूरोपियन कंट्री, ये बहुत इजी नहीं है इनका वीज़ा लेना। शायद हमारी मोदी जी के साथ जब उनका वार्तालाप होगा, जब बातें होंगी, तो शायद बहुत सारी चीज़ों में हमें बेनिफिट मिलने वाला है हम भारतीयों के लिए। बिल्कुल, संजीत जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीत जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और जो तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि जो तमाम दिग्गज यहाँ पर पहुंचे हुए विदेशी मेहमान हैं, उनका स्वागत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी हर जगह पर मौजूद हैं, और राजघाट पर भी जब वो पहुंच रहे हैं तो उनका स्वागत वहाँ पर किया जा रहा है पूरे सम्मान के साथ। खादी का भी यहाँ पर एक तरीके से प्रदर्शन, क्योंकि खादी के जो शॉल है वो पहना कर उनका स्वागत किया जा रहा है। आज की मौसम बेहद मेहरबान है, और जब पूरी पृथ्वी को एक परिवार, एक भविष्य को लेकर थीम रखी गई, वसुधैव कुटुंबकम की बात भारत कर रहा है, उसमें प्रकृति का मेहरबान होना ये बताने के लिए काफी है कि श्री गणेश हो गया है। भारत जिस तरह से सफल आयोजन G20 का कर रहा है, सभी देशों की आम सहमति भी उस पर बन रही है। तमाम जिन चीजों पर चर्चा हुई है, घोषणा पत्र भी जो जारी किया गया, उस पर भी सब लोगों ने सहमति जताई है। इसका मतलब ये समझा जाए कि आने वाले वक्त में भारत दिशा दिखाने वाला है, विश्व गुरु बनने की राह पर हम चल पड़े हैं। वंदना जी, इससे सुनहरा मौका मेरे को नहीं लगता कि भारत के पास पहले कभी आया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे ऐसे ही सुनहरे मौके भारत को देखने को मिलेंगे। ये जो G समिट हुआ है, ये उस समय हुआ है जब पूरे विश्व में दो खेमों में लोग बटे हुए थे, और उसकी वजह से जो भी मोदी साहब ने बोला था कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है, विश्वास जो था वो बहुत कम हो गया है, जिसकी वजह से ये दो खेमे जो बने हैं वो एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं, और ये वर्ल्ड ऑर्डर इतनी जल्दी चेंज होने वाला नहीं है। पर G20, और आप देखें वर्ल्ड प्रेस में, कहीं भी अखबारों में, मीडिया ने, सबने ये सोचा था कि ये जो जॉइंट डिक्लेरेशन होगी ये मुमकिन नहीं है, लेकिन ये भारत की जो है डिप्लोमेसी को मैं जो है बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस ढंग से इसको पूरे को पेश किया कि जिससे
जिन देशों ने बाली में इसके खिलाफत की थी, रूस ने, चाइना ने, वो देश भी आज जो है इस जॉइंट डिक्लेरेशन, तो ये जो जॉइंट डिक्लेरेशन हुई है, ये मेरे को लगता है ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और शायद बहुत कम टाइम में, पिछले कई सालों में ऐसा हुआ कि किसी की भी एक भी वॉइस ऑफ डिसेंट नहीं थी कि भाई हम इस चीज से मानते नहीं है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की। नंबर दूसरा, जो ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है, ये एक बहुत बड़ा जो है स्टेप लिया गया है, क्योंकि अगर आप देखें कि ज़्यादातर हमारा जो ट्रेड है वो वेस्टर्न यूरोप या मिडिल ईस्ट से है। तो अगर हम यहाँ से इकोनॉमिक कॉरिडोर, हमारी जो ट्रेन यहाँ से चल के जर्मनी तक जाएगी, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने देशों को वो कवर करेगी, और हमारे जो भारतीय वहाँ पे हैं उनको भी आने जाने में सुविधा होगी जी। तो ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ना कि ये 8 देशों ने जिन्होंने मिलकर ये बनाने की योजना बनाई है, इसके अलावा बाकी और देश हैं वो भी इसके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। और पूरे क्षेत्र, और जैसे मोदी जी ने कहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास जी। तो इस कॉरिडोर से बहुत कंट्रीज का जो विकास होने वाला है। और हमारे, और जो भारत अब से G20 के बाद भारत का जो कहते हैं एक्सेलरेटेड रेस होगी। अब जिस स्पीड से हम बढ़ रहे थे उस स्पीड से बिल्कुल अब विकासशील काफी देशों की तरक्की पर भी जोर दिया गया है, कैसे उनकी मदद की जा सकती है, कैसे मुफ्त व्यापार के जरिए और चीजों को बढ़ावा दिया जा सकता है। सब पर चर्चा हुई है। आज भी वन फ्यूचर पर चर्चा होगी। मेरी से होगी महिमा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। महिमा, भारत मंडपम जब ये तमाम डेलीगेट्स राजघाट तक पहुंचने वाले हैं, वहां पर पौधारोपण भी किया जाएगा, क्या तैयारियां हैं उसको लेकर तस्वीरों के जरिए आप बताइए। देखिए वंदना, बात आती है भारत मंडपम की, तो भारत मंडपम में हर एक वो तैयारी करी गई है जिससे हम अपने कल्चर को, क्योंकि आपने पौधे की बात की, तो हाँ यहाँ पर पौधारोपण किया जाएगा। हालांकि अभी जो लीडर्स हैं G20 के, वो राजघाट पे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको रिसीव कर रहे हैं। हालांकि खादी की बात है, क्योंकि यहाँ पर खादी का जो स्टॉल है, आपने अगर इस बात को नोट किया होगा तो वो उनको भेंट में दिया जा रहा है, यानी वो उनके गले में दिया जा रहा है। अब क्यों? क्योंकि खादी की जब बात आती है तो वो भारत से रिलेटेड होता है। लेकिन अब पहले विजुअल्स आपको दिखा दें कि आखिर किस तरीके की तैयारियां, क्योंकि जब आप तैयारियों की बात करते हैं तो इस समय हम इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में मौजूद हैं, जहां पर तमाम तरीके की जो LEDs है वो यहां पर लगी हुई हैं। हालांकि आज दूसरा दिन है समिट का और बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अब क्यों महत्वपूर्ण दिन है? क्योंकि आज वन फ्यूचर, क्योंकि मैं लगातार आपको सुन रही हूँ, आप भी बता रही हैं हमारे दर्शकों को कि वन फ्यूचर की बात आज होगी, कि किस तरीके से वन फ्यूचर जो है वो महत्वपूर्ण रखता है। तमाम बातें जो हैं इसमें डिस्कस करने को मिलेंगी। साथ ही साथ ये बताना हमारे दर्शकों को बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं अभी सुन रही थी कि इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में चर्चा हो रही थी, तो आखिर भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? क्योंकि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी लीडर्स को, यानी ग्रुप 20 के लीडर्स को रिसीव कर रहे हैं राजघाट पे। उसके बाद वो ट्रिब्यूट देंगे, होमेज पे करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर वन फ्यूचर के डिस्कशन के लिए आ जाएंगे। अब क्योंकि हम साथ साथ आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं, अब सीधा अगर अंदर की बात करते हैं तो अंदर मीडिया सेंटर बना हुआ है, वहाँ पे तमाम वर्क स्टेशन बने हुए हैं। लेकिन हम अपने व्यूअर्स को साथ ही साथ मैं चाहूंगी अगर मेरे वीडियो जर्नलिस्ट यहाँ पे इन LEDs पे फोकस करें और वो दिखाते रहें हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि ये LEDs जो है वो लगातार चेंज हो रही हैं। तो अगर वो इस चीज़ की जो पिक्चर्स हैं वो भी हमारे दर्शकों को पहुँचाते रहें। लेकिन हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से भारत मध्य पूर्व यूरोप वंदना आर्थिक कॉरिडोर की और वैश्विक बुनियादी ढांचा है निवेश के लिए साझेदारी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है, वो जानना भी हमारे दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मेरे मित्र राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ इस आयोजन की अध्यक्षता करते हुए उनको बहुत खुशी हो रही है। और आज यानी कि कल की हम बात करें, क्योंकि इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात कल हुई थी, आज हम सब ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौता संपन्न होते हुए देखा है। आने वाले समय में भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक एकीकरण का प्रभावी माध्यम होगा। तो एक बहुत बड़ी बात G20 के मंच से कही गई है, इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर कही गई है। हालांकि घोषणा पत्र, क्योंकि मैं सुन रही थी कि जॉइंट स्टेटमेंट के बारे में भी यहाँ पर चर्चा की जा रही थी कि किस तरीके से जॉइंट स्टेटमेंट जो है, हालांकि काफी अटकलें आई थी बाली में जब हुआ था, रशिया यूक्रेन वॉर जो चल रहा है उसको लेके कोई भी सहमति जो है वो नहीं बन पा रही थी। लेकिन जब इंडिया ने या कहे भारत ने
G20 की मेजबानी की अध्यक्षता की, तो ये कहने का बहुत बड़ी उपलब्धि है। सबसे पहली बात कि साउथ अफ्रीकन यूनियन को इसमें इंक्लूड किया गया है एज अ परमानेंट मेंबर, यानी अब वोटिंग राइट जो है वो साउथ अफ्रीकन यूनियन के पास होगा, तो भारत की पहली उपलब्धि ये हो गई। उसके बाद अगर इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिस तरीके से हमने समझाया अपने दर्शकों को कि क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि किस तरीके से भारत जो है एक माध्यम बनेगा, एक मीडियम बनेगा, तमाम चीजें जो है वो प्रधानमंत्री ने खुद साझा की थी कल, कि किस तरीके से क्या क्या चीजें डिस्कस हुई थी। हालांकि तमाम और चीजें डिस्कस हुई थी, इकोनॉमिक ऑफेंडर्स को लेके कई चीजें डिस्कस हुई थी, कि किस तरीके से कंटेन किया जा सकता है इकोनॉमिक ऑफेंडर्स को, क्योंकि लगातार हम बात करते आए हैं इकोनॉमिक ऑफेंडर्स की, तो उस पर भी चर्चा हुई थी। लाइफस्टाइल को लेकर चर्चा हुई थी कि किस तरीके से अगर बात करें वेस्ट की, तो वेस्ट क्या करता है वो देखना बहुत जरूरी है कि वो यूज करता है और उस चीज को डिस्पोज कर देता है। लेकिन वहीं अगर इंडिया की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, क्योंकि मैं सुन रही थी आप विकसित देशों की बात कर रही थी, और जब भारत की बात आती है तो साउथ ग्लोबल भारत अपने आप को कहता है, यानी विकसित देशों की बातें भारत जो है वो उनको रिप्रेजेंट करता है, उनकी बातें रखता है, तो साउथ ग्लोबल कहा जाता है जिसे। और लाइफस्टाइल की जब हम बात करते हैं तो जिस तरीके से भारत चलता है, यानी हम किसी चीज को अगर यूज करते हैं उसके बाद उसको रिसाइकिल भी करते हैं, तो एक लाइफ स्टाइल का जो शिफ्ट है वो होना बहुत जरूरी है। लाइफस्टाइल की बात आप कर रही हैं, कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी और व्यापार पर भी जो जोर दिया जा रहा है उस पर भी हम आगे चर्चा लगातार करते रहेंगे। लेकिन उस वक्त तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत कुछ अपने आप में संदेश दे रही हैं। तस्वीरें राजघाट से हैं जहां पर तमाम डेलीगेट्स पहुंच रहे हैं और एक एक करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका स्वागत कर रहे हैं, उन्हें रिसीव कर रहे हैं। इसके साथ ही ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि मानव मूल्यों को भारत सर्वोपरि रखता है और कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की यहाँ पर समाधि है। राजघाट पर तमाम जो डेलीगेट्स पहुंच रहे हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और अरविंद जी, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ पर तमाम मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं, वहाँ पर बैकग्राउंड में नजर आ रहा है महात्मा गांधी का आश्रम, खादी का यहाँ पर खासतौर से प्रदर्शन किया जा रहा है, खादी के मूल्यों को भी समझाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही क्योंकि मानव मूल्यों को सर्वोपरि दिखाने पर जो भारत जोर दे रहा है उस पर भी फोकस करते हुए जरा इन तस्वीरों को आप इलाबोरेट कीजिए। बिल्कुल वंदना जी, ये सच है कि जो महात्मा गांधी है वो पूरी दुनिया में दरअसल मानवता और अहिंसक के एम्बेसडर के रूप में जाने जाते हैं। तो दरअसल गांधी की जो पूरी मानसिकता या पूरा गांधीवाद का अगर हम ठीक से अध्ययन करें तो वो उपनिवेशवाद के खिलाफ नज़र आता है। तो यहाँ गांधी के माध्यम से भी एक तरीके से ये साफ साफ संदेश है कि दरअसल हम आपके अनुयायी नहीं हो सकते हैं, हम आपके साथी हो सकते हैं और हम साथ मिलकर मानवता के लिए कुछ विशेष कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का सांकेतिक अर्थ होता है और वे अर्थ निश्चय ही काफ़ी मायने रखते हैं। एक दूसरा यह इस पूरी प्रक्रिया में जो मुझे जो चीज़ आकर्षित कर रही है वो एक जो मिडल ईस्ट शब्द का इस्तेमाल करना है, या इसको हम कहेंगे कि मध्य पूर्व। दरअसल अगर चीन में यही मीटिंग हुई होती तो इस शब्द को लेकर बहुत सारी समस्या हो रही होती। जो इससे पहले जो कल हमारे साथ जो पैनलिस्ट जिन्होंने ये पैनल शेयर किया था उन्होंने ये कहा था कि दरअसल जब ड्राफ्ट तैयार होता है तो एक एक शब्द पे काफ़ी गौर किया जाता है और बार बार उसमें इतनी काट छाट होती है कि वो एक बहुत ही थकाऊ और एक लंबा प्रोसीजर होता है। तो इस प्रोसीजर के बाद भी अगर मध्य एशिया या वह मध्य पूर्व या मिडल ईस्ट शब्द का इस्तेमाल हो रहा है तो ये एक तरीके से जो यूरो अमेरिकन खेमे का शब्द है। यही मुझे याद है कि जब रिचर्ड निक्सन जब माओ जेडांग से मिले थे, जो चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, जो वहाँ सर्वे सर्वा होता है पॉलिटिकल डिसीजंस लेने के मामले में, तो उन्होंने ये कहा कि मिडल ईस्ट उन्होंने शब्द का संबोधन किया। तो माओ जेडांग ने बहुत ही एकदम तीखी और टेढ़ी भव्य करके निक्सन को देखा और कहा कि फॉर यू इट्स द मिडल ईस्ट, फॉर अस इट्स वेस्ट एशिया। तो माओ जेडोंग का जो था उसमें एकदम वो थोड़े से निक्सन थोड़े से दुबक से गए और उन्होंने कहा। तो यह पूरा दरअसल एक तरीके से शिफ्टिंग है जो यूरोपियंस या जो वेस्ट वर्ल्ड ने जो मैं बस अपनी बात खत्म कर रहा हूं वंदन जी। बिल्कुल, तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं और मानव कल्याण और अध्यात्म की भी बात यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि अक्षरधाम मंदिर ऋषि सुनक पहुंचे, हुमायूं मकबरा जो मॉन्यूमेंट है वहाँ पर भी तमाम डेलीगेट्स को ले जाया गया है और जैसी उनकी इच्छा है उस हिसाब से उन्हें अलग अलग चीजें दिखाई भी जा रही है। और राजघाट की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। महिमा हमारे साथ लगातार भारत मंडपम से जुड़ी हुई है। महिमा, और क्या तस्वीरें आप दिखाना चाहेंगी?
देखिए कोशिश कर रहे हैं वंदना कि बाहर आ सके, क्योंकि जो मॉइस्चर है वो लगातार कैमरे पर जमता नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी हम अपने दर्शकों को दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे कि किस तरीके से भारत मंडपम में क्या क्या तैयारी है, क्योंकि लगातार आप भी हमारे दर्शकों को बता रही हैं कि किस तरीके से आप चाहे वो समिट के पॉइंट्स हो, क्योंकि आप बहुत खूबसूरती से समझा रही हैं कि आखिर कौन से समिट में मेजर पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो पाए हैं। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगी कि वो चलते रहें, मॉइस्चर धीरे धीरे जो है वो कम होगा और उसके बाद हम आपको तस्वीरें दिखा पाएंगे कि किस तरीके से क्या क्या तैयारियां जो है वो भारत मंडपम में चल रही हैं। इस समय हम एक लॉबी में आ गए हैं, लेकिन लगातार हम अपने दर्शकों तक वो वीडियो साझा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है महिमा, लौटेंगे आपके पास। जावेद हुसैन हमारे सहयोगी राजघाट पर इस वक्त पहुंच चुके हैं। जावेद, राजघाट पर तमाम जो विदेशी डेलीगेट से पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी उनका स्वागत कर रहे हैं, क्या तस्वीरें आपके पास? देखिए मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिटी पर्पस से राजघाट से दूरी रखा गया मीडिया को, और इस वक्त इंडिया न्यूज पे कुछ डेलीगेशन एक्सक्लूसिव है जो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर है, जो अपने पासेस को दिखा रहे हो कि पीछे जो गाड़ी है एम्बेसी की वो गाड़ी पीछे लगी हुई है, और आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर से डेलीगेशन जो है ये यहाँ से आगे राजघाट को जाएगा, और यहाँ से ही ये डेलीगेशन कुछ डेलीगेशन जो एक्सक्लूसिवली हमारे कैमरे पे है इस वक्त, और यहाँ से मैं आपको दिखा दूं कि तमाम जो डेलीगेशन है वो धीरे धीरे आना शुरू हो गए हैं और प्रधानमंत्री उनका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि सुरक्षा कारणों से और पूरी तरीके से इस राजघाट के जाने वाले जो रोड है उसको ब्लॉक कर दिया गया है। आज दूसरा दिन है और आखिरी दिन है G20 को, आज 10 तारीख है, और तमाम जो डेलीगेशन है, तमाम राष्ट्राध्यक्ष है, चाहे हम अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की बात करें या फ्रांस की या इटली की या फिर जर्मनी की, तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री हैं और जो डेलीगेट्स हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर आज जो है अभी थोड़ी देर में यहाँ पहुंचेंगे राजघाट पर, और वहां पर पीस वॉल पे सिग्नेचर करेंगे। उससे पहले वो महात्मा गांधी के वहां पर महात्मा गांधी के पर जाकर वहां पे वो श्रद्धांजलि भी देंगे, और इस तरीके से पूरा एक रूट रखा गया है। उसके बाद यहां से राजघाट से वो यहाँ पर तमाम डेलीगेट्स के आने के बाद उसके बाद यहाँ से वो लोग वापस होटल जाने का प्रोग्राम है, होटल के बाद से फिर जो है वो सीधा वहाँ पर भारत मंडपम पहुँचेंगे। तो लगातार जो डेलीगेशन है वो आने शुरू हो गया। यहाँ पर तमाम राष्ट्राध्यक्ष हैं, अमेरिका के जो राष्ट्रपति वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। मैं आपको बता दूं कि ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, वो भी आज जो है अक्षरधाम का उन्होंने जो मंदिर पहुंचे थे वहाँ पर उन्होंने दर्शन किया था। सुबह ही का वक्त रखा गया जिससे कि किसी तरीके से कोई भी डेलीगेशन को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, और खास तौर से मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं और तमाम जो डेलीगेट्स हैं वो धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि दोपहर के 12 बजे तक जो राजघाट का तमाम एरिया है वो पूरी तरीके से ब्लॉक रहेगा, और जिस तरीके से तमाम जो डेलीगेट्स यहाँ पे पहुंच रहे हैं, जिसमें एक लंबी लिस्ट है, तमाम वो डेलीगेट्स जो कि G20 में यहाँ पर शामिल हुए हैं, और उन तमाम जो G20 के राष्ट्राध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ डेलीगेट्स जो अभी भी हमारे कैमरे पे एक्सक्लूसिवली यहाँ पर हैं, वो ट्रैफिक इंस्पेक्टर से वो बात कर रहे हैं और कि किस तरीके से उन्हें जाना है, क्या रूट है। तो ऐसे में सिक्योरिटी देख सकते हैं, ये सिक्योरिटी जो है एजेंसी जो है ये अभी कंफर्म नहीं हो पाएगी ये डेलीगेशन कहाँ के है, लेकिन सिक्योरिटी आप देख सकते हैं कि ये विदेशी फॉरेन सिक्योरिटी, और यहाँ पर ये चेक करवा रहे हैं दिल्ली और ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं। पूरी तरीके से बैरिकेड किया गया है। मेरे विजय अवधेश आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूरा जो डेलीगेशन है वो अब राजघाट की तरफ पहुंच रहा है। हम सीधी तस्वीरें जो हम आपको बता रहे हैं कि हम राजघाट से कुछ ही दूरी पर हैं, और सामने एक और लेयर की सिक्योरिटी, उसके बाद दूसरी लेयर की सिक्योरिटी, उसके बाद से राजघाट के तमाम जो डेलीगेशन है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। बिल्कुल, सुरक्षा चाक चौबंद है। एक बार फिर से महिमा का रुख करेंगे। जावेद बने रहिए हमारे साथ। महिमा, आप बता रही थी कि भारत मंडपम के बाहर जहां पर पौधारोपण किया जाएगा वहां पर आप पहुंच रहे हैं, तस्वीरें जरा दिखाइए। देखिए वंदना, वहां तक पहुंचना तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हम आपको फिलहाल तस्वीरें जरूर दिखा सकते हैं, क्योंकि मौसम भी जो है वो खुशनुमा है। सुबह से लगातार आप हमारे दर्शकों को भी बता रहे हैं कि मौसम किस तरीके से खुशनुमा बना हुआ है। तो अगर आप देख पाए कि वो जो हॉल सामने दिख रहे हैं, वहां पर जो तमाम मीटिंग्स है, तमाम जो कार्यक्रम है वो उसी हॉल में हो रहे हैं। इस समय हम इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में मौजूद है। हालांकि एक्सेस जो है वो मीडिया को इतना ही मिला हुआ है, लेकिन कि जिस खूबसूरती के साथ अगर हम आपको एक पूरा भारत मंडपम का व्यू दे पाए कि किस खूबसूरती के साथ यहाँ पर G20 की अध्यक्षता
जब भारत कर रहा है तो किस खूबसूरती के साथ इसको दर्शाया गया है, कितने हर चीज का कितनी बारीकी से ध्यान रखा गया है। क्योंकि मैं सुन रही थी अभी जावेद जी सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरीके से अगर हुमायूं का मकबरा भी जितने लीडर्स हैं या लीडर्स ग्रुप 20 के हैं वो जाएंगे तो उनकी सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं वो भी करे गए हैं। और यहाँ पर आप सिक्योरिटी का काफिला जो है वो भी देख सकते हैं। ये पार्किंग लॉट है तो जितनी भी सिक्योरिटी है वो यहाँ पर भी खड़ी होती है। तमाम यहाँ पर सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं वो करे गए हैं। कटआउट्स आप देख सकते हैं G20 के चारों तरफ है। हालांकि काफी बड़ी होर्डिंग्स जो है वो भी G20 की लगाई गई हैं। अगर बात करें, क्योंकि ये देखिए कितना खूबसूरत तरीके से वंदना हम आपको एक ग्लिम्स है कि कितना बड़ा और कितना आलीशान, क्योंकि 2700 करोड़ का प्रोजेक्ट है, नेशनल प्रोजेक्ट है, तो कितनी खूबसूरती के साथ इसको बनाया गया है और इसके अंदर किस तरीके से हमारे कल्चर को डिपिक्ट किया गया है। क्योंकि हम सुबह से अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय संस्कृति के बारे में हम बात कर रहे थे। राष्ट्रपति ने जो डिनर होस्ट किया था उसमें भी, क्योंकि आप नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में भी पूछ रही थी कि आखिर नालंदा यूनिवर्सिटी क्या समझा, क्योंकि आज भी प्रधानमंत्री जब राजघाट पर लीडर्स को रिसीव कर रहे हैं तो मैं सुन रही थी आपने गांधी आश्रम का जिक्र किया था, तो गांधी आश्रम के बारे में भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से गांधी जी जो है उस आश्रम में रहते थे, उनकी चीजें अभी भी ये दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है कि जो गांधी आश्रम है उसमें गांधी जी की चीजें जो है वो अभी भी मौजूद है। और गांधी जी को हमारे यहाँ पर पीस का एक स्वरूप कहा जाता है कि इस वॉर के एरा में भी हम एक पीस का मैसेज दे रहे हैं। यानी जो गांधी आश्रम दिखाया जा रहा है बैकग्राउंड में, उसकी महत्वाकांक्षा ये हुई कि यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मेजबानी कर रहा है G20 की भारत, तो एक संदेश जो है वो लगातार दे रहे हैं। अब चाहे वो नालंदा यूनिवर्सिटी का हो, क्योंकि कल रात में जब G20 के लीडर्स का डिनर होस्ट किया था राष्ट्रपति ने, तो नालंदा यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे थे कि वो बैकग्राउंड में थी। अब आखिर वो बैकग्राउंड में, क्योंकि प्रधानमंत्री, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में भी कई सारे लीडर्स को समझा रहे थे। अब आखिर नालंदा यूनिवर्सिटी क्या रिप्रेजेंट करती है, हमारे दर्शक को भी ये बात जानते होंगे कि किस तरीके से डाइवर्सिटी मेरिट्स बिल्कुल अलग-अलग बैकग्राउंड्स का अलग-अलग महत्व है। महिमा बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है। हमारे साथ क्योंकि जावेद भी जुड़े हुए हैं और खास मेहमान भी हमारे साथ है, वीएन झा साहब हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। संजीत जी, आपसे समझना चाहेंगे कि G20 जो समिट आयोजित की जा रही है और इसमें भारत न सिर्फ मानव कल्याण की बात कर रहा है बल्कि नैतिक मूल्यों का भी जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। राजघाट लेकर जाना, महात्मा गांधी के जो मार्गदर्शन पर चलने की बात की जाती है, पूरी दुनिया को ये मैसेज देना, किस तरह से आपको लगता है कि G20 की जो यादें भारत से लेकर तमाम डेलीगेट्स जाने वाले हैं वो किन मायनों में खास रहने वाली हैं और क्या क्या वो विशेषता रहेगी जो यादों में हमेशा रहने वाली है? वंदना जी, अगर आप देखें कल से जो हम देख रहे हैं विजुअल्स जो दिखाए जा रहे हैं, कल जब वहाँ पे लोग मेहमानों का जो है रिसेप्शन रिसीव कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर, वहाँ पे जो है कोणार्क के मंदिर को दिखाया गया जो हमारी संस्कृति, जो हमारे इतिहास के बारे में बताता है। शाम को जब भोजन के लिए सब आए, वहाँ पे जो है नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बताया जाता है, जिससे बताया जाता है कि हमारी जो संस्कृति है कितनी पुरानी है और कितना हमारे यहाँ शिक्षा के ऊपर कितना जोर था। नालंदा वॉज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी पूरे वर्ल्ड में जो कि हिस्ट्री के मुताबिक है। तो उसके अंदर ये बताया जाता है कि हमारी जो संस्कृति के साथ साथ हमारी शिक्षा के ऊपर हमारा कितना जोर था। उसके बाद आज जो राजघाट पर लेके आ रहे हैं वो हमारे जो महात्मा गांधी जी की जो मेन वो था वो नॉन वायलेंस था कि हम ना किसी के ऊपर हमला करते हैं ना किसी से हम झगड़ा करते हैं। तो ये जो चीज़ें बताई जा रही है, भारत को जो है प्रोजेक्ट किया जा रहा है और इतने अच्छे ढंग से मोदी जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में संदेश दे रहे हैं कि चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो जो है हमारी संस्कृति हो, चाहे हमारा धर्म हो, चाहे हमारी सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, गांधी जी को दिखा के, गांधी जी के राजघाट पे जाके लोग को ये दिखा रहे हैं। अब जैसे आप विजुअल दिखा रहे हैं, गांधी जी जो है चरखा काट रहे हैं। अब चरखा काटने का मतलब है कितनी सिंपल लाइफ है कि हम अपना कपड़े खुद बनाते हैं। वो देश जिसमें गांधी जी ने ये कहा था कि अपने कपड़े क्यों खुद बनाओ, क्योंकि हमारे कपड़े जो है इंपोर्ट होते थे, यहाँ से कॉटन यहाँ जाते थे, वहाँ से कपड़े बन के आते थे। तो गांधी जी चाहते थे कि जो मोदी जी कर रहे हैं कि आत्मनिर्भर, उस समय भी ये आवाज़ वहीं से उठी थी कि आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है पूरी दुनिया को दर्शाता है कि हम चांद पे भी जा सकते हैं, हम चरखा भी काट सकते हैं, हम जो सबसे पुरानी हमारी यूनिवर्सिटी है, हम शिक्षा में भी आगे हैं, हम जो है संस्कृति में भी आगे हैं। तो ये सारी चीज़ मेरे को लगता है कि मोदी जी ने जो हर चीज़ की गई है वो किसी ना किसी उद्देश्य, किसी ना किसी मकसद से, ताकि ये मैसेज दुनिया में जाए। क्योंकि बहुत से लोगों को दुनिया को नहीं पता है भारतवर्ष के बारे में, अभी कुछ ही सालों से पता लगा है। नहीं तो लोग पहले सोचते कि स्नेक चार्मर कंट्री है ये,
जी। ये तो आज जो ये सब कुछ प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ये हमारी इतिहास को बिल्कुल, भी बहुत बता बड़ा रहे हैं। संदेश संजीव जी दिया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत क्योंकि बन रहा है और भारतीय उत्पादों को भी यहाँ पर प्रदर्शित करने की कोशिश की, क्योंकि भारत मंडपम की गई है, मिनी इंडिया वहाँ पर बना हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही क्योंकि खादी इंडिया को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। राजघाट से मेरे सहयोगी जावेद लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। जावेद, सुरक्षा कारणों से आप एग्जैक्टली उस पॉइंट पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन और क्या जानकारी आप देना चाहेंगे? जी देखिए, तमाम जो डेलीगेट्स हैं, जो राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, वो धीरे धीरे उनका जो डेलीगेट्स है वो यहाँ पर पहुंचेगा। अमेरिका के जो राष्ट्रपति वो अभी यहाँ पे नहीं पहुंचे, लेकिन कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि वो यहाँ पर पहुंचेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये पहला ऐसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजन है जो अपना जो हिंदुस्तान कर रहा है, भारत कर रहा है, और ये एक बहुत गर्व की बात है। प्रधानमंत्री ने ये G20 से पहले उन्होंने कहा भी था कि G20 दिल्ली में हो रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी दिल्ली के लोगों की है। तो ऐसे में दिल्ली के लोग भी सुरक्षा को लेकर और आने वाले डेलीगेट्स, राष्ट्राध्यक्ष जो दूसरे देशों के, जो G20 से एक पूरा देश जुड़ा हुआ है, जिसमें ब्राजील है, अमेरिका है, रूस है, चीन है, जापान है, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है। तो ऐसे में तमाम जो मेहमान जो हिंदुस्तान में आ रहे हैं, देश की राजधानी दिल्ली में आ रहे हैं, तो वो भी सहयोग करें। तो देखिए, जो लोग हैं वो ट्रैफिक को पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर लोग बहस करते हुए दिखते हैं ट्रैफिक में, लेकिन आज देखिए एक्सक्लूसिवली एक डेलीगेट्स यहाँ पर रुका हुआ है जिनको आगे जाना है। लेकिन फिलहाल अभी सुरक्षा कारणों से देखिए कि दिल्ली पुलिस की सुरक्षा देखिए कि उन्हें भी अभी परमिशन यहाँ पर नहीं मिली है, लगातार कोशिश की जा रही है। और दूसरी हम आपको बता दें कि आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि सुरक्षा दिल्ली में जो दिल्ली पुलिस के अलावा जो देश की एजेंसीज हैं, इसके अलावा एनएसजी, हिट और जो स्वात, तमाम अलग अलग जो एजेंसीज को और इन कमांडोज को तैनात किया गया। तो ऐसे में आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की जो सुरक्षा है दिल्ली की G20 को लेकर, और हालांकि आज राजघाट का मूवमेंट है, सारे डेलीगेशन जो यहाँ पे पहुंचने हैं, तो ऐसे में दिल्ली के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पीएम के इस संबोधन को लेकर जिस तरीके से कहा गया, तो उसमें कहीं ना कहीं पूरा सहयोग दे रहे। किसी तरह की कोई भी बहस आमतौर पर देखने को नहीं मिल रहा है। हम आपको दूसरी तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए मेरे पीछे ये जो बिल्कुल यहाँ से आगे राजघाट है, जहाँ पे तमाम जो प्रधानमंत्री, जो राष्ट्रपति हैं दूसरे देशों के, वो पहुंच रहे हैं। उसके लिए यहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षा है और किसी तरीके की कोई भी ट्रैफिक मूवमेंट नहीं है। ये दोपहर के 12 बजे तक यहाँ पे ट्रैफिक का जो मूवमेंट है वो रहेगा, और जो लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन या उनको नई दिल्ली की तरफ जाना है वो कहीं ना कहीं आज अफेक्टेड होंगे। ऐसे में और दिल्ली पुलिस की तरफ से बिल्कुल जावेद, यहाँ सुरक्षा का पहरा नजर आ रहा है, हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। वाहनों की सघन चेकिंग भी लगातार चल रही है, यानी मेहमान हमारे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनकी मेहमान नवाजी के साथ साथ उनकी सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। वापस से रुक करेंगे महिमा का भारत मंडपम में, क्योंकि वो मौजूद है। महिमा, आज बताइए कि कितनी देर में राजघाट से वापस भारत मंडपम ये तमाम डेलीगेट्स पहुंचेंगे और पूरा शेड्यूल आज दिन भर क्या रहने वाला है? देखिए वंदना, अगर शेड्यूल की बात करते हैं, आइटिनरी की बात करते हैं, तो लगभग 8 बजे का समय दिया गया था, जब जितने भी डेलीगेट्स थे या कहें लीडर्स फ्रॉम ग्रुप 20 जो है उनको राजघाट पहुंचना था। लेकिन मौसम जो है वो हल्का बारिश वाला है, तो उसके मद्देनजर भी हल्की फुल्की जो देरी है वो बनी हुई है। हालांकि 9:20 का जो टेंटेटिव टाइम है वो दिया गया है। जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर एकत्रित हो जाएंगे 10:30 के लगभग। उसके बाद जो वन फैमिली, क्योंकि वसुदेव कुटुंबकम जो थीम है G20 की वो दी गई है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो वन अर्थ और वन फैमिली पे तो डिस्कशन हो गया, लेकिन आज वन फ्यूचर पर भी डिस्कशन होना है। हालांकि कल जॉइंट स्टेटमेंट जो है वो दे दी गई थी। एक बड़ी उपलब्धि भारत के लिए थी कि किस तरीके से साउथ अफ्रीकन यूनियन जो है वो इंक्लूड कर लिया गया है G20 में एज अ परमानेंट मेंबर, यानी अब वोटिंग राइट जो है वो साउथ अफ्रीकन यूनियन को रहेगा। तमाम बड़ी बातें यहाँ पर डिस्कस हुई थी समिट में। अगर समिट की बात आती है तो कई लीडर्स ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री जिस ग्लोबल की बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण की बात करते हैं, उन सभी चीजों को ध्यान में रखा गया है। लेकिन जब बात आती है भारत मंडपम की, तो कुछ ही देर में अब जो लीडर्स हैं G20 के वो यहाँ पर पहुंचने लगेंगे। समिट का आज दूसरा दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि वन फ्यूचर की जब बात आती है तो चीन को भी एक संदेश देने की बात था। ये गलत नहीं होगा कहना कि मेरी तरफ से अगर ये कहा जाए कि किस तरीके से जो भारत है वो नीति बनाएगा कि चाइना को एक कोई ना कोई जो संदेश है वो दिया जा सके, क्योंकि यहाँ पर जो टॉप 10 लीडर्स हैं वो यहाँ पर मिसिंग। रशिया की बात करते हैं, तमाम जो कयास है वो लगाए जा रहे थे कि आखिर क्यों व्लादिमीर पुतिन जो है वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से अपना जो स्टेटमेंट है वो दे दिया गया था। लेकिन जहां तक मेरी नॉलेज है G20 में आज तक कभी चाइना ने मिस आउट नहीं किया है, लेकिन इस समय जो मिस आउट किया गया है उस पर क्या संदेश दिया जाता है, क्योंकि वन फ्यूचर की बात आती है तो सभी को साथ लेकर चलने की बात आती है। हालांकि जिस तरीके से हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि गांधी यानी राजघाट पर क्या संदेश भारत देना चाह रहा है, जितने भी लीडर्स आए हैं उनको ये बताना चाह रहा है कि किस हार्मनी के साथ भारत जाता है। हम अटैक करने वालों में से नहीं है, वॉर के इस एरा में हम फिर भी
पीस प्रिवेल करते हैं, यानी पीस की बात करते हैं, तो ये संदेश जो है वो भारत की तरफ से गया है। हालांकि अलग अलग संदेश जो है वंदना, वो चाहे भारत मंडपम हो, क्योंकि कल यहाँ पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेलकम किया था तो आपको याद होगा कि उनके बैकग्राउंड में कोणार्क व्हील था, तो किस तरीके से अशोका चक्र का जो एक स्पेशलाइजेशन है या क्या महत्वता है वो बताई गई थी, कि किस तरीके से हर पिक्चर का अपना अपना एक महत्वाकांक्षा है जो बताई गई थी। जब राष्ट्रपति ने डिनर होस्ट किया था तो वहां पर नालंदा काल चक्र के जरिए निरंतर परिवर्तन का यूनिवर्सिटी मैसेज डिपिक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन इससे यह भी साफ हो जाता है कि हम अब परिवर्तन तो कर रहे हैं, विकास तो कर रहे हैं, लेकिन सब मिलकर साथ में चले और जरूरी है कि मानव मूल्यों का ख्याल रखा जाए। अब सभी लोग बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे क्योंकि यहाँ पर वक्त चला एक छोटे से ब्रेक, क्योंकि G20 समिट का आज दूसरा दिन है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज वन फ्यूचर पर हम चर्चा करने वाले हैं। और वन फ्यूचर की जब बात होगी तो पूरा विश्व किस तरीके से एक भविष्य की बात करेगा और सब मिलकर कैसे शांति सद्भाव के साथ आगे बढ़ेंगे, इस पर आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। तमाम अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए मेगा कवरेज लगातार जारी देखते रहिए।